वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। एंड हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग जो हम लोग प्रिपरेशन वाली सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल ही स्क्रैच लेवल से जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग परस्यू करना चाहते हैं, विदाउट कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यस, वो यहाँ से बिल्कुल ही आराम से कर सकते हो, क्योंकि हम लोग उससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें बहुत ही जीरो लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो ऑलरेडी कई सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई हुई है, जा कर के देख लो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में समझा था कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या आपको पढ़नी है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने एनालाइज़ किया हुआ है। और जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होंगी, उस पर भी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है विदाउट कोचिंग और अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो यस, आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी की मेंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। मेंस के सिलेबस को पूरा एनालाइज करेंगे डिटेल में। जितने भी पेपर्स होते हैं सारे पेपर्स के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं, बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत हम लोग पीछे की भी चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, मेंस एंड प्रीलिम्स में ऑप्शनल कैसे क्या क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करो। देखो, हम लोग सोर्स ले रहे हैं यूपीएससी के जो सिलेबस है उसका, किसी भी अदर जगह से सोर्स नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल हम लोग यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो हमारा सिलेबस है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो पब्लिश करती है, उस रिसोर्सेज को हम लोगों ने उठाया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी आपके मन में डाउट ना हो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सिलेबस हम लोगों ने उठाई है या फिर कुछ भी। तो एग्जैक्ट ये यूपीएससी की पब्लिश की हुई सिलेबस हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाकर सेलेक्ट कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे कुछ भी डीएम करके पूछ सकते हो, जो भी क्वेरीज आपके माइंड में होगी। और वहाँ पे हम लोग रेगुलर रील्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं यूपीएससी से रिगार्डिंग भी, और बाकी बहुत अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, काफ़ी एंटरटेनिंग भी होता है और काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। तो काफ़ी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारा चीज़ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप सभी को पता है कि यूपीएससी एग्जाम 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है पार्ट ए में। पार्ट बी जो है वो हमारा मेंस का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव पैटर्न होता है। और पार्ट सी इंटरव्यू वाइवा होता है, हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप पीटी भी कह सकते हो। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर्स क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न वाले वीडियो में समझा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके चेक करो, वीडियो देखो और चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। तो अभी हम लोगों ने पार्ट ए वाला जो प्रीलिम्स वाला एग्जामिनेशन का सिलेबस था उसको कवर कर लिया है, और अब हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। ओके, तो अगर मेंस की सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारा पेपर्स होता है। जैसे पेपर बी है हमारा मेंस का, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि पहला पेपर जो होता है वो आपका होता है इंडियन लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। उसमें आपका दूसरा होता है एक इंग्लिश का पेपर। तो ये चीज़ आपको देखना है कि पेपर ए एंड पेपर बी लैंग्वेज में होता है एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर और एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर। तो इंडियन लैंग्वेज में काफ़ी सारा लैंग्वेज है, कितने लैंग्वेज है इस पे भी हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, सारा लिस्ट उसमें आपको मिल जाएगा, वो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और पेपर फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जो जीएस का पेपर्स और पेपर 1 पेपर 2 करके। तो पेपर 1 में सबसे पहले हम लोगों की एग्ज़ाम होती है एसए का पेपर। तो एसए में आपको सिलेबस उतनी समझने की ज़रूरी नहीं है। एसए क्या होता है, बेसिकली आपको ये समझना है कि निबंध लिखना होता है आपको, ठीक है। टोटल 2 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं मेंस एग्जाम में, और दोनों निबंध आपको 1000 वर्ड का लिखना पड़ता है या 1200 वर्ड का लिखना पड़ता है। मैक्सिमम आप 2400 वर्ड का ऐसे लिखोगे, 2 ऐसे, ठीक है। टोटल 10 ऐसे होता है, 10 में से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिए रहेंगी। 5 ऐसे जो है वो पार्ट ए में और 5 ऐसे पार्ट बी में, दोनों में से आप एक एक ऐसे चूज़ करोगे और लिखोगे 1000 वर्ड में। तो ठीक है, कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट essay on multiple topic. They will expected to keep close to subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given to the effective and exact expression. ठीक है, मतलब आपको जो ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही टेक्निकल लगा होगा, समझ में आया नहीं होगा कि क्या चीज़ें बात करी गई है, कैसे ऐसे लिखी जाएंगी। जो बिगनर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ।
तो जिस वक्त हम लोग ऐसे राइटिंग की वीडियोस लेकर के आएंगे या फिर आंसर राइटिंग की वीडियोस लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग समझेंगे कि चीज़ें कैसे हम लोग करेंगे एग्ज़ाम के टाइम में। चलो अब हम लोग बात पहुंचते हैं जीएस पेपर पे, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस एग्जाम का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, और पेपर 2 होता है हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका सिलेबस पेपर 2 जो जीएस 1 का है, उसमें आपको क्या क्या पूछी जाएंगे इस पे एक नज़र डालो। इसमें हमारा इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स फ्रॉम द एंशिएंट मॉडर्न टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो भी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया या फिर मेडिवल हिस्ट्री हो गया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उस वक्त जितने भी शासक आए हमारे इंडिया में, जो भी रूलर्स आए, किंगशिप चली, वो सभी लोग क्या क्या बनाए हैं, क्या आर्किटेक्चर रहा है, कितने तरह के लोग जो हैं वो इंडिया में आए हैं और किस तरीके का ट्रेडिशन चला है, ओल्ड टाइम में हमारा हेरिटेज क्या रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, कितने डांस फॉर्म्स होते हैं किस किस स्टेट्स के, क्या क्या ट्रेडिशन है, क्या कुजीन्स है, म्यूज़िक फॉर्म कितना है, आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको वो चीज़ दिया गया है। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट टू द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंस इवेंट पर्सनैलिटीज़ एंड इशूज़। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये देखना है कि जो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी है ना, यानी कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है, उससे पहले अगर आप थोड़ा चले जाओ, जिसमें आप बात कर रहे होगे कि जब इंडिया में हमारे अंग्रेज का आगमन हुआ, जो अदर यूरोपियन कंपनी हमारे इंडिया में आती है, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर डैनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, पोर्टुगीज़ आते हैं, तो वहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। तो बेसिकली पोर्टुगीज़ जब वास्को डी गामा हमारे इंडिया में आते हैं, तब से मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आज तक के इवेंट में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उन सभी को आपको कवर करना है। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल आपको देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसमें कि बात करी गई है जो जो हमारे नेशनल मूवमेंट चले हैं, कि हम लोगों को जो कॉलोनियल पीरियड था उससे निकलने के लिए हम लोगों ने क्या क्या मूवमेंट चलाई, जो हमारे लीडर्स थे उन लोगों ने क्या क्या मूवमेंट चलाई, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब कि जो हमारा 1947 के बाद का हिस्ट्री है टिल नाउ, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी रखनी है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड्स द इवेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल्स ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, their forms and effects of the society। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़नी है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, 18th सेंचुरी में क्या क्या इवेंट्स चल रही थी, वर्ल्ड वॉर का क्या हिस्ट्री है, फिर पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ में कम्युनिज्म किसे कहते हैं, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, सोशलिज्म किसे कहते हैं, इस सभी पे वीडियोस आई हुई है। कम्युनिज्म पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है, जाकर के देख लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है और अगर आपको और भी फिलोसफिकल वीडियोस चाहिए इस सभी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, लिबरलिज्म, फिर से और भी बहुत सारा सोशलिज्म, इन सभी वीडियोस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, हम फिर आगे हर एक आइडियोलॉजी पे एक एक वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। उसके बाद आता है आपका सोसाइटी वाला हिस्सा, जिसमें आप देखिए सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पढ़ते हो। मतलब कि इंडिया की क्या डाइवर्सिटी है और क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ पे है आपका सोशियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखने को मिलेगा, जैसे कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशंस एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़। ये बेसिकली आपको एक तरह से देखना है कि ये एक्चुअली एक करंट का पार्ट है, यानी कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। कि अभी आप देख सकते हो कि रोल ऑफ वुमेन हमारे इंडिया में जो भी हिस्ट्री से लेकर के आज के टाइम में जितने भी वुमेन्स का पार्ट रहा है हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रहा हो, या फिर जो बड़े बड़े जो भी कार्य हमारे इंडिया में किए गए हैं और जिसमें वुमेन का रोल रहा है, वो आपको देखना है। वुमेन्स के लिए कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चल रही हैं, वो आपको देखना है। जिसमें आपको पॉवर्टी कवर करना है, इश्यूज़ कवर करना है, बेसिकली ये सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है। इसके लिए भी एक हमारा रेकमेंडेड बुक है, जो बुक लिस्ट वाली सीरीज़ होगा, उसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इन सभी चीज़ों को आपको कवर कहाँ से करना है। तो बुक लिस्ट वाला वीडियो चाहिए या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसका क्या इफेक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी में आ रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। फिर आता है आपका सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये भी आपका एक तरीके से क्या है, आइडियोलॉजीज़ है कि कम्युनलिज्म के बारे में आपको अच्छे से समझना है, रीजनलिज्म क्या होता है आपको समझना है, सेक्युलरिज्म क्या होता है ये आपको समझना है। देखो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे आपको एकदम डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस लिख के डरना मत, हर चीज़ के बारे में एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप उस टॉपिक पे कम से कम 200 से 250 वर्ड कुछ भी लिख पाओ,
ठीक है, उतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और आई थिंक कि साल से 1.5 साल या 2 साल में आप उतना तो ज़रूर कर लोगे कि हर टॉपिक पे आपके पास 1 से 2 पन्ने का नोट्स जरूर बन जाए और उस पर आप 200 से 250 वर्ड्स लिखने का अपने के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओ। ठीक है, तो इतना आपको ज़रूर कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बात करी गई है ज्योग्राफी वाला अब आता है पार्ट हमारा। ठीक है, कि GS1 में ही हमारा ज्योग्राफी भी होता है, जिसमें आपको यहाँ पे ये देखना है कि सेलियंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आपको यहाँ से कवर करना है, जिसमें कि आपको ये सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि आपको ज्योग्राफी में कवर करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, किस किस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, इस पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी है, जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें हम लोग डिटेल में समझे हैं कि ज्योग्राफी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। बेसिकली अगर सिलेबस की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर में और वर्ल्ड के अंदर में जितने भी तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में जो भी कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कहाँ क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमारा पाया जाता है, जैसे कि कहाँ पे टिन पाया जाता है, कहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है, गोल्ड कहाँ है, सिल्वर कहाँ है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। फिर आता है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना। जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे कि आपको अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामी का क्या फिनोमेना है, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन कैसे आता है, थंडरस्टॉर्म कैसे आता है, ये सभी चीज़ें बेसिक्स आपको ज्योग्राफी में कवर करनी है। फ्लोरा फोना इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस क्या है ना, वाटर बॉडीज़ क्या क्या है हमारे अर्थ के अंदर में, समुद्र के अंदर में कितने तरीके की वाटर बॉडीज़ होती है, जो कि आपको ज्योग्राफी वाले वीडियोस में आपको कवर करना है, जो कि आपको ज्योग्राफी वाले हिस्से में कवर करना है। बुक्स क्या है वो बुक लिस्ट वाले वीडियो में। ओके, तो फाइनली हम लोग ने GS1 का जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं GS2 की क्या सिलेबस है। ओके, तो बेसिकली पेपर 3 जो है वो हमारा होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, यानी कि GS2 के बारे में यहाँ पे आप लोग को देखना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला इसमें आपको टॉपिक्स कवर करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशंस, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे हम लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन आने वाली है, तो अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी वीडियो लेकर के आ जाएंगे उसके ऊपर। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट्स है वो सारी हम लोगों ने कवर करी हुई है, जा करके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट की। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन। यानी कि फंक्शंस क्या है यूनियन की, क्या स्टेट का क्या फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के बीच में, क्या लोकल लेवल पे पावर जाती है, स्टेट के पास कितने पावर हैं, क्या सेंटर के पास कितने पावर हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेपरेशन है, यानी कि सेंटर के पास, स्टेट के पास, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव के पास, अगर इसके बीच में अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन आता है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो उसको किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद एक कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपको कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आपको पढ़ना है, और इन दोनों का क्या स्ट्रक्चर है, इन दोनों का क्या फंक्शन है, यानी कि दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों का बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट होता है, दोनों के पास कितने कितने पावर्स हैं, पार्लियामेंट के पास कितने पावर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कितने पावर हैं, दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और क्यों इश्यूज़ अराइज होती है, ये चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिसीज़। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया के अंदर में, उसके बारे में आपको समझना है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारा कैसे काम करता है ये आपको पढ़ना है, और मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट का क्या वर्क है, किस तरीके से ये सभी चीज़ें बनती है, किस तरीके से इन सभी का जो है अपॉइंटमेंट होता है, किस तरीके से कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि एक ऐसा कानून है जिसमें बात करी गई है कि इस तरीके से कोई भी MP या MLA का रिप्रेजेंटेशन होगा, और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये भी चीज़ें आपको इस एक्ट के बारे में ही पढ़नी है। 2-3 अमेंडमेंट इस एक्ट में हो चुकी है, सारे अमेंडमेंट को कवर करना है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी कि जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, UPSC के चेयरमैन, बाकी जो भी जितने भी हैं, उन सभी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उन सभी का रिटायरमेंट कैसे होता है, उन सभी की क्या क्या पावर्स हैं,
वो सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, यानी कि इंडिया के अंदर में कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ चल रही है। कुछ बॉडीज़ जो है वो क्वासी जुडिशियल है, कुछ बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ बॉडीज़ स्टैट्यूटरी है। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पर अगर आपको जानना है डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती है जो संविधान के अंदर जिसके बारे में जिक्र करी गई है। ठीक है, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जैसे कि सीबीआई क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो आधा मतलब कि स्टैट्यूटरी भी है और आधा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, नॉन स्टैट्यूटरी भी है। तो इस सभी बॉडीज़ के बारे में आपको पढ़नी है, कितने तरीके की बॉडीज़ होती हैं, किस किस में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितना है टोटल, स्टैट्यूटरी बॉडी कितना है टोटल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितना है टोटल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज़ अराइजिंग ऑफ दियर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ होता है वो कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, किस तरीके से, अगर गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट में इंटरवीन कर रही है तो वहाँ पे किस तरीके से वो इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट के क्या जो है मतलब कि वेरियस सेक्टर्स में इश्यूज़ किस तरीके से वहाँ पे अराइज होते हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट का किसी भी सेक्टर्स में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। फिर आता है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस इन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, जैसे कि द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजीज इन वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि एनजीओ का क्या रोल है हमारे इंडिया के अंदर में, एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है हमारे इंडिया के अंदर में, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरीके से इन सभी का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या क्या स्कीमें लेकर के आ रही हैं, जैसे वल्नरेबल सेक्शन वोमेंस हो गया, चिल्ड्रन हो गई, फिर आपको SC STs हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई, ट्राइबल एरिया के लोग हो गए, ट्राइबल्स लोग हो गए, इनके लिए क्या क्या स्कीम सरकार ला रही है, क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। इसमें जो है आपका सेंटर स्टेट के बीच में क्या क्या मतलब कि पॉपुलेशन रेशियो है इन लोगों का, वो आपको समझना है, क्या स्कीम्स है, मैकेनिज्म क्या है, लॉ इंस्टीट्यूशंस क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशन जैसे कि सेक्शंस जो भी है वल्नरेबल सेक्शन उनके लिए इंस्टीट्यूट बनता है ना, जैसे वुमेंस के लिए अलग कमीशन बनता है, चिल्ड्रंस के लिए अलग कमीशन बनता है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए अलग कमीशन बनता है इन लोगों के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। इनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या सरकार कर रही है वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इश्यूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि जो सरकार हेल्थ से रिगार्डिंग कोई काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर्स में कुछ डेवलपमेंट ला रही है, तो क्या ला रही है, करंट में क्या कर रही है सरकार, पिछला क्या पॉलिसीज़ रहा है, क्या इससे रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वाले टॉपिक में कवर करनी है। पॉवर्टी एंड हंगर आपको समझना है कि इंडिया में कितने % लोग पॉवर्टी एरिया में आते हैं, क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स चल रहा है, पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया क्या रोल है, करंट क्या डेटा बताया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया क्या रैंक है, वो सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल सिटीजन्स, चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जो कि आपका गवर्नेंस वाला हिस्सा है। इसमें आपको ई गवर्नेंस आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन सरकार क्या कहलाती है ई गवर्नेंस में। मान लो अभी कोविड आया था तो सरकार आरोग्य सेतु लेकर के आई थी, फिर उसके बाद काफ़ी देखा आपने कि डिजिटल हो गई सारी चीज़ें जो मतलब कि जब कोविड आया था उस टाइम में, तो और भी बहुत सारी जैसे ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए सरकार और पब्लिक के बीच में, RTA एक्ट क्या बात करता है, तो ये चीज़ें गवर्नेंस वाले बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आता है आपका रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जहां आप जाना चाह रहे हो, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो, तो वैसे सिविल सर्विसेज का क्या रोल है हमारे लोकतंत्र के अंदर में, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब GS2 में एक अलग पार्ट आता है आपका जो बात कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन आपको मेरी आवाज़ साफ जा ही रही होगी आई होप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले पार्ट में आपको ये देखना है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशनशिप, इंडिया का अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना के साथ क्या रिलेशन है, नेपाल के साथ क्या रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्या साथ रिलेशन है, इनके साथ क्या बिजनेस रिलेशन चल रही है, बायलैटरल पे क्या है, इन सभी के साथ किस ग्रुप में इंडिया ज्वाइन किया हुआ है, बिजनेस में क्या क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या नहीं, टैक्सेस कैसे इंपोजिशन हो रही है, यहाँ पे टैरिफ क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक आती है, कौन सी बुक है मैं बता दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी एक ही जगह पे। इंडिया का क्या बायलैटरल रिलेशनशिप है, इंडिया के बाकी अदर कंट्री, US के साथ कैसा बायलैटरल रिलेशनशिप है, रशिया के साथ कैसा है, बाकी जितने भी कंट्रीज है उसके साथ कैसा है, रीजनल लेवल पे इंडिया कैसे काम कर रहा है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स इंडिया का क्या क्या है, एग्रीमेंट इंडिया कौन कौन सा इन्वॉल्व है, किस किस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है ना, और उस पर अगर इन्वॉल्व है तो इंडिया का उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो चीज़ें आपको समझनी है।
अगर कोई पॉलिसीज़ बन रही है, अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, मतलब किसी भी अदर कंट्री में, मान लो कि अगर यूएस के अंदर में बिडेन जो है अभी हम वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला आपको। अब इससे इंडिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि बिडेन लेकर के आएंगे कुछ पॉलिसीज़, वो किस माइंडसेट से पॉलिसी लेकर के आते हैं, इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे आपको एनालाइज करना है। इंपॉर्टेंट देखो, बेसिकली यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, वो एनालिसिस है। आप किसी भी टॉपिक पे जितना अच्छा एनालिसिस कर लोगे और जितने अच्छे वर्ड में आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो आप समझ लो कि फिर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जितना अच्छा आप पढ़ोगे, जितना अच्छा एनालाइज करोगे, और उससे भी बेटर आपको प्रेजेंट करना है अपनी चीज़ों को वर्ड्स में। फिर आता है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि यूएन है हमारा, डब्ल्यूएचओ है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, ये सभी चीज़ें क्या है ना, इन सभी का क्या काम है, कैसे काम करती है। तो ये चीज़ें हैं आपका GS2, जो कि आपका है गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सोशल जस्टिस। तो ये GS2 का सिलेबस पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे GS3, बात कर रहे हैं हम लोग पेपर 4 के अंदर में। ओके, तो GS3 में बेसिकली जो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो सब्जेक्ट है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है GS3 के अंदर में, जिसमें आपका है इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले सिलेबस देख लो, तो इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को लेकर ये क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही है, और इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, GDP का क्या ग्रोथ चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, किस सेक्शंस के लिए अच्छा है, किस सेक्शन के लिए बुरा है, एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है इंडिया के अंदर में, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, जॉब्स कितने आ रही हैं किस सेक्टर्स में, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ना है, इससे क्या क्या एराइजिंग होती है इश्यूज़। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि अगर सरकार किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में अगर कोई पॉलिसी लाती है, तो वो बेसिकली इंडिया के हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचानी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, है ना, या फिर किसी भी अदर सेक्टर्स हो। तो उसमें क्या है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वो स्कीम फ़ायदा पहुंचानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग उसको इंक्लूसिव ग्रोथ वाले कैटेगरी में डालेंगे। सारी चीज़ें आपको क्या है, डायनेमिक यानी कि करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़ना है, और स्टैटिक्स को भी उससे कनेक्ट करना है। गवर्नमेंट बजटिंग आपको पढ़ना है, हर साल का बजट आपको देखना है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो 23 में, तो आपको पिछले एक साल का जो अभी बजट आया था, यानी कि 21-22 का, ये आपको देखना है। 22-23 का आपको देखना है। इकोनॉमिक सर्वे आपको एक साल पहले का देख लेना है, बस इतना ही करना है। मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स आपको समझना है कि इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप के कैसे कैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। उससे रिलेटेड आपको क्या इरिगेशन टाइप्स है ना, उसका क्या स्टोरेज सिस्टम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उस क्रॉप्स का एक जगह से दूसरे जगह, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसी होती है, कैसा उसका प्रोडक्शन है किस जगहों पर, है ना, प्रोडक्टिविटी क्या है क्रॉप्स की। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी, फार्मर्स के लिए सरकार क्या ला रही है, यानी कि अगर कोई सरकार नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, पोर्टल लॉन्च कर रही है फार्मर्स के लिए, तो वो क्या लॉन्च कर रही है, क्या बेनिफिट्स है उससे फार्मर्स को, ये सारी चीज़ें। इश्यूज रिलेटिंग टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार जो है वो MSP के लिए क्या काम कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा इंडिया में कैसे काम कर रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या फंक्शन है, क्या लिमिटेशंस है, क्या रिवैम्पिंग उसमें करने की ज़रूरत है। सॉरी, इशूज़ ऑफ बफर स्टॉक, यानी कि बफर स्टॉक जो है वो हमारे इंडिया में वो कैसे काम कर रहा है, उससे क्या रिलेटेड इशूज़ हैं। फूड सिक्योरिटी अगर हम लोग बात करें कि कितने फूड सिक्योरिटी में हम लोग अच्छा कर पाए हैं, टेक्नोलॉजी मिशंस में हम लोग कितना अच्छा इंप्रूवमेंट ला पाए हैं, इकोनॉमिक्स, एनिमल रियरिंग में इकोनॉमिक्स जो है वो कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनिमल रियरिंग इंडिया का एक अच्छा स्कोप बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वाले सेक्शन में देखना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको समझना है, उससे रिलेटेड क्या क्या इशूज़ है वो आपको देखना है, क्या लूप होल्स है वो देखना है। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या लोकेशन होनी चाहिए, मतलब उस इंडस्ट्रीज़ को हमको किस जगह पे लगानी चाहिए, और इसमें क्या अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम्स आ सकती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे इंडिया में कैसा चल रहा है और क्या है, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर आता है आपका लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर में लैंड रिफॉर्म्स कैसे काम करता है और सरकार करंट में इससे रिलेटेड क्या जो है वो पॉलिसीज़ बना रही है। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, है ना, यानी कि इकोनॉमी पे जो लिबरलाइजेशन का इफेक्ट है वो कैसे पड़ रहा है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार बना रही है तो उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या इफेक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, इस सभी में क्या डेवलपमेंट हो रही है ये पढ़ना है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है ना, ये आपको समझना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा।
देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको देखना है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, दियर एप्लीकेशंस, उस तरीके का एप्लीकेशन उसका कैसे है, और इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। अगर कोई भी डेवलपमेंट हुआ है साइंस में, ठीक है, तो उसका हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, ये आपको समझना है। अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया में अगर कोई साइंस का नया इन्वेंशन होता है या कोई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, तो उसमें इंडिया का क्या रोल है ना, क्या नए इन्वेंटमेंट हुए, क्या अचीवमेंट किया है इंडिया ने अब तक साइंस वाले फील्ड में, किसको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, कौन किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ऐसे पर्सन्स का भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस वाले फील्ड में कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज़ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। सारा एक आप देख सकते हो कि सारा एक बुक के अंदर में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हो, और बाकी आपको करंट अफेयर से यहाँ पे कनेक्ट करवाना है और करंट अफेयर से इस सब टॉपिक को भी उठाना है। इसके बाद आपका आएगा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि यहाँ से आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से नीचे, ठीक है, जिसमें आपको कंजर्वेशन देखना है क्या है, कंजर्वेशन मॉडल एनिमल्स को लेकर के क्या है, फ्लोरा फौना को लेकर के क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट इंडिया में क्या पड़ रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हर साल निकाली जाती है। वो डेटा आपको एग्जाम जिस दिन दे रहे हो उससे एक साल पहले का डेटा आपको कलेक्ट कर लेना है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का क्या क्या रोल है, पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ रही है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे लगा है शुरू से लेकर के। अगर कहीं पे आप डेवलप कर रहे हो तो वहाँ से एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद कैसे जन्म लेता है, ये चीज़ें आपको समझनी है। जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक लगेगा आपको और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, तो वो आपको कवर करनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपका आता है इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट, GS2 में, जो आपके यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटीज़, यानी कि जो बाहर के एक स्टेट के लोग हैं और जो इंडिया के अंदर के स्टेट के लोग हैं या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इंडिया में किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन सकते हैं। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट से क्या दिक्कत हो सकती है इंडिया को, हैकिंग वगैरह चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, है ना, ये सभी चीज़ें कवर करनी है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड दियर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज़, यानी कि बॉर्डर एरियाज़ पे क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकती है, उसका कैसे मैनेजमेंट आपको करना है। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती है उसका टेररिज्म से क्या रिलेटेड लिंकेज है वो आपको पढ़ना है। एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स, यानी कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इंडिया के अंदर में उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे CRPF है, BSF है, ITBP है ना, रॉ है, फिर बहुत सारे ऐसे हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका पेपर नंबर 5, जो कि है आपका जनरल स्टडीज़ 4 का पेपर, जिसमें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे जो सब सिलेबस है ये आपको बस ओवरव्यू आपको लेना है, अदरवाइज आपको इसको अपने अंडरस्टैंडिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा कि कैसी क्वेश्चन आ रही है, आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसमें भी बस एक ही बुक है एथिक्स की, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको एथिक्स पढ़ना है। बाकी आपका खुद का प्रैक्टिस ही एथिक्स में अच्छा नंबर आपको दिलवा सकता है। ज़्यादा पढ़ के भी आप इसमें अच्छा कर नहीं पाओगे जब तक आपका खुद का प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक को लेकर के नहीं होगा। तो दिस पेपर इंक्लूड क्वेश्चन टू द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, पहले ही बताया मैंने। उसका एटीट्यूड्स कैसा है, अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू द इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी एंड पब्लिक लाइफ, एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इशूज एंड कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड by him in dealing with society. Question may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broader areas will be covered. वो इतना टेक्निकल वर्ड तो घबरा ही गए होगे आप। बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि केस स्टडी दिया जाएगा आपको एथिक्स में, कि अगर कहीं पे कोई मर्डर हो गया, किसी ने कोई मर्डर कर दिया है और वो अपराधी पब्लिक में बहुत सारे लोगों से फेमस है, सब पब्लिक उसको मानते हैं, आपको अरेस्ट करना है उसको, लेकिन आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का प्रेशर आपके ऊपर है। आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? काफ़ी सारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि ऐसी कई सारी वीडियोज़ आती हैं, तो वो बेसिकली एथिक्स वाला पोर्शन का ही वीडियोज़ रहता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछी जाती है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आपको देखना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो यहाँ से। बेसिकली यहाँ पे आप पढ़ करके उतना अच्छा समझ नहीं पाओगे, बट आप यहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ लो। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, है ना, उससे आपको क्या सीखना चाहिए, जो बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं उसको आपको कैसे टैकल करना है, वो कैसे बताए गए हैं, वो कैसे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। एंड देन एटीट्यूड्स बिल्ड करना है कि एटीट्यूड्स कैसे अच्छा आप बिल्ड कर सकते हो। एप्टीट्यूड्स के बारे में आपको समझना होगा कि एक सिविल सर्विसेज में जाने के लिए एक सिविल सर्वेंट का
किस तरीके से उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर कैसे इंटीग्रिटी वाली भावना होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए उसके अंदर, उसका डेडिकेशन कैसा होना चाहिए पब्लिक सर्विस को लेकर के, है ना। फिर कंपैशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें, टॉलरेंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट आपको समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एंड देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया एंड वर्ल्ड में जो भी मोरल थिंकर्स हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या थॉट्स रहा है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आता है आपका पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनका क्या वैल्यूज़ होना चाहिए, है ना, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी आपके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, एथिकल गवर्नेंस आपको कैसे करना है, रूल्स कैसे लागू करना है, लॉ कैसे इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली ये जो पेपर होता है ना वो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व देने का काम करता है, एक अच्छा इंसान बनाने का काम करता है, एक अच्छा सिविल सर्वेंट। समझ में आया बात? बस यही है इस पेपर का काम। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफ़ी स्कोरिंग पेपर भी होता है ऐसे की तरह, तो अच्छा अगर आप इसमें करोगे तो स्कोर भी अच्छा यहाँ पे आपको आएगा। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट इन पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑन गवर्नेंस ऑफ द प्रॉबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह आपको यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, केस स्टडीज़ एंड एबव इशूज़, और इन सभी इशूज़ पे आपको केस स्टडीज़ ही मिलने वाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये जितने भी वर्ड्स इसमें दिए गए ना, इंटीग्रिटी क्या है, प्रॉबिटी क्या है, परसिवरेंस क्या है, टॉलरेंस क्या है, फिर से आपका कंपैशन क्या है, डेडिकेशन क्या है, इन सभी वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना है कि इन सभी वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, और जो भी डेफिनेशन होगा उसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और उसको समझना है, और उस बेसिस पे आपको अगर कोई केस स्टडीज़ दी जाएगी तो आपको वैसे एक अच्छा नागरिक बनके, एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनके उस केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है। समझ में आ गया बात? तो ये है बेसिकली एथिक्स का पेपर का रोल। सो फाइनली हम लोगों ने यूपीएससी मेंस के सिलेबस को कवर कर लिया, सारे पेपर्स में क्या क्या पूछी जाती हैं, क्या क्या एक एक टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया। अगर कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, है ना, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। क्या इशूज़ है आपके माइंड में, किस तरीके से प्रिपरेशन को लेकर के डाउट चल रही है, उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रेगुलर जो है चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, रेगुलर रील्स आती रहती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों ने वहाँ पे बना के रखा हुआ है माहौल, जो बहुत मज़ा आएगा आपको। इन्फॉर्मेटिव रील्स वहाँ पे रेगुलर अपलोड होती रहती है, आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, महिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।